नमस्कार, कल की तैयारी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। तो आज के शो में हम आज के बाजार का पूरा ब्यौरा आपके सामने रखेंगे। आज के बाजार पर रणनीति आपको बताएंगे और इस आधार पर एडवांस में कल के बाजार की आपकी तैयारी कराएंगे। आपको हमारे एक्सपर्ट बताएंगे कि आखिर कल बाजार में किन किन लेवल्स का ध्यान रखें, जिससे आपको आसानी हो कल के बाजार में अपना जो चाहे इन्वेस्टमेंट हो चाहे ट्रेडिंग हो उसकी यात्रा को आगे बढ़ाने में। यही नहीं, आपके बहुत सारे जो सवाल होते हैं जो YouTube पर आप पूछते हैं उनके जवाब दिए जाएंगे। कल जो आपने सवाल पूछे थे उसका जवाब आज के शो में दिया जाएगा। और कैसे सवाल पूछना है ये जान लीजिए। YouTube पर कमेंट करके, सिर्फ और सिर्फ एक प्लेटफॉर्म में, कहीं और नहीं जाना है आपको, YouTube पर कमेंट करके आप अपना सवाल भेज सकते हैं। आज जो आप सवाल पूछेंगे कल के शो में हम उसका जवाब देंगे। तो याद रखिए, जब भी अपना सवाल पूछिए तो अपना और अपने शहर का नाम, स्टॉक का नाम, किस भाव पे लिया है, कितनी क्वांटिटी में आपने वो शेयर लिया हुआ है और आपका नजरिया क्या है, शॉर्ट टर्म का या लॉन्ग टर्म का, ये सारी बातें मेंशन कीजिए, जिससे आसानी हो हमें, हमारे एक्सपर्ट्स को आपको बेहतर तरीके से राय देने में। यही नहीं, आपको बता दें कि हम कई सारे कमाई के मौके भी आपको बताते हैं। वीआईपी सेगमेंट भी होता है इस शो में। तो शो को आखिर तक देखिए और तमाम पहलुओं को समझिए। चलिए, इन सब के बीच में मैं परिचय करा दूं। आज हमारे साथ दो बेहद खास मेहमान जुड़ रहे हैं। विमेन फ्रॉम मोतीलाल ओसवाल, स्नेहा पोद्दार हमारे साथ इस वक्त चर्चा में शामिल हो रही हैं और इसके साथ ही हमारे साथ जेएम फाइनेंशियल से तेजस शाह साहब भी जुड़ गए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। आप दोनों के पास आऊं, जरा बाजार का ब्यौरा अपने दर्शकों को दे देता हूं। तो आज देखिए, निफ्टी 25,000 के करीब सीधा सीधा जाता हुआ आज बाजार बंद होने तक 130 अंकों की तेजी हमें देखने को मिली। 24,800 के पास बंद होता हुआ। बात करें बैंक निफ्टी की तो यहां लगभग 200 अंकों की तेजी हमें देखने को मिली। 55,000 के स्तर को थामता हुआ बाजार। आज के बाजार के अगर टॉप गेनर्स को हम देखें तो आप पाएंगे कि बीईएल, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, नतीजे दमदार रहे और उसका इंपैक्ट नजर आया। क्लोजिंग तक 5.25% तक की मजबूती हमें देखने को मिली। टाटा स्टील लगभग 2% चढ़कर बंद हुआ। सिप्ला, एचडीएफसी लाइफ और बजाज फिनसर्व 1.5 से 2% चढ़कर बंद हुए। बजाज फिनसर्व में भी लगभग 1.5% की तेजी हमें देखने को मिली। दबाव कहां रहा? इंडसइंड बैंक लगातार प्रेशर नजर आ रहा है। 1.5% की गिरावट यहां टॉप लूजर। जेएसडब्ल्यू स्टील 1% से ज्यादा की गिरावट। कोटक बैंक, ग्रासिम, कोल इंडिया और पावर ग्रिड में आधे से 1% तक की गिरावट हमें देखने को मिली। मार्केट ब्रेथ में 1642 शेयर मजबूती के साथ टिके रहे और 1047 शेयर ऐसे रहे जिन पर दबाव देखा गया। एडवांस डिक्लाइन रेशियो भी हमने आपके सामने रखा। अब आज के बाजार की तेजी की वजह क्या रही, आखिर बाजार में इस तरह की रिकवरी क्यों आई, तो उसकी अहम वजहें जान लीजिए। बाजार आज संभल क्यों गया, मार्केट के की पॉइंट्स क्या रहे, वो हम आपको बताते हैं। तो कल की तेज बिकवाली से बाजार का संभल जाना जाहिर सी बात है कि एक पॉजिटिव संकेत है। हमने आपको तमाम फैक्टर्स भी बताए और एक बहुत बड़ा फैक्टर ये रहा कि पिछली रैली में जो ट्रेडर या इन्वेस्टर्स हिस्सा नहीं ले पाए वो एक्टिव नजर आए। कल डीआईआईएस की अच्छी खरीदारी रही, आज भी ये खरीदारी जारी रहने की उम्मीद है। और वहीं एफआईआईस के कमजोर आंकड़े अगर आज एक बार फिर आते हैं तो मार्केट में चिंता बढ़ सकती है। चलिए, इन सब के बीच में अब बढ़ते हैं आगे और खास एक्सपर्ट्स को अपने साथ शामिल करते हैं। तेजस, मैं सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगा। बाजार का ब्यौरा हमने रख दिया, क्या वो फैक्टर्स रहे बाजार को इस तरह से सपोर्ट करने के, फिर भी बताइए कल के बाजार में आप क्या रणनीति बताएंगे। गुड आफ्टरनून प्रशांत जी और सभी दर्शकों और पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार। निफ्टी की हम बात करें तो पिछले काफी दिनों से देखेंगे तो निफ्टी जो है 25,100 के करीबन रेस कर रहा है। लास्ट थर्सडे के सेशन में जब वीकली एक्सपायरी था उस दिन हमने एक धुआंधार तेजी देखी थी निफ्टी में 24,500 के लेवल से, और उसके बाद निफ्टी जो है एक साइडवेज कंसोलिडेशन में चला गया है और कल के सत्र में थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग, मुनाफा वसूली देखी थी, बट आज कुछ फॉलोअप बाइंग आया नहीं था। तो अभी देखेंगे तो इमीडिएट बेसिस पे 24,675 से लेके 24,700 के करीबन काफी अच्छा सपोर्ट है। जब तक ब्रेक नहीं करेगा थोड़ा बायस माइल्डली पॉजिटिव है। पोजिशनल सपोर्ट 24,500
25,100 का है। एट द सेम टाइम ऊपर में 25,100 का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है। अगर कल की एक्सपायरी में अगर वो लेवल सरपास होता है और सस्टेन करता है तो मुझे लग रहा है 25,250 से लेके 25,500 तक के भी लेवल निफ्टी में आ सकते हैं। तो पोजिशनल व्यू इंटैक्ट है, मार्केट अभी भी बाय ऑन डिप्स है, बट इमीडिएट बेसिस पे थोड़ा सा कंसोलिडेशन हो सकता है। ये है राय आपको मिलती हुई। चलिए अब दर्शकों के सवालों को अपनी चर्चा में शामिल करते हैं। पहला सवाल अहमदाबाद से हमारे पास आया है और स्नेहा मैं आपके पास उसके लिए आना चाहूंगा। निमेश भाई पटेल का अहमदाबाद से इन्होंने सवाल पूछा है। इरकॉन इंटरनेशनल पर राय जानना चाहते हैं। बाइंग प्राइस इनकी 220 की है, 220 की खरीदारी के हिसाब से नुकसान झेल रहे हैं, बताइए क्या राय बनेगी। जी देखिए, वापस से रेलवे सेगमेंट में थोड़ी सी बाइंग एक्टिविटी हमें देखने को मिल रही है। और अगर हम इरकॉन की बात करें तो वो गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स को केटर करती है जो कि रेलवे साइड में है। अब एक्सपेक्टेड है कि वापस से केपेक्स एक्टिविटी थोड़ी पिकअप होनी चाहिए। रेलवे में जो ऑर्डर्स जो थोड़े से थम से गए थे उनमें वापस से कुछ हलचल हमें देखने को मिल सकती। तो मेरी सलाह रहेगी कि थोड़ा सा सेल ऑन राइज रणनीति अपनाए और इसे अगर मौका मिले और हायर प्राइस पे निकलने का तो फिर से निकल के कुछ बेटर क्षेत्र में एंट्री करें। ठीक है, तो थोड़ा जब उछाल आए तो यहाँ से निकल के किसी और क्षेत्र में निवेश करने की सोचिए। अगला सवाल लेते हैं अब्दुल सत्तार साहब का। सिप्ला इन्होंने खरीदा है, तेजस सिप्ला के साथ मैं आपके पास आना चाहूँगा। इनकी बाइंग प्राइस है 1454, 1454 और शॉर्ट टर्म का नज़रिया 1 से 2 महीने का नज़रिया चाहते हैं। देखिए, सिप्ला की हम बात करें तो स्टॉक में अभी एक करेक्शन चल रहा है और स्टॉक ने भी रिसेंटली एक स्विंग हाई बनाया था करीबन 1580 के करीबन। और उसके बाद लगातार स्टॉक में हमने एक मुनाफा वसूली देखी है। अगर देखेंगे तो 1450 का एक अच्छा खासा सपोर्ट है। मेरे हिसाब से ये स्टॉक में 1450 के स्टॉप लॉस से बने रह सकते हैं। अगर ये लेवल ब्रीच होता है तो मेरे हिसाब से निकल जाना चाहिए स्टॉक में से। एट द सेम टाइम ऊपर में जो है 1520-25 के करीबन जब स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, जब तक ये निकलता नहीं है कोई बड़ा बाइंग मोमेंटम आएगा नहीं। तो अभी स्टॉक एक कंसोलिडेशन मोड में ट्रेड कर रहा है। जो उन्होंने पोजीशन ली है उसमें 1450 के स्टॉप लॉस से बने रह सकते हैं। ठीक है, तो बने रहने की सलाह आपको मिलती है और वैसे भी फार्मा में एक मजबूत रुझान हमें देखने को मिला। चलिए बढ़ते आगे और अगला सवाल जो है हमारे पास भेजा है समित्तर सिंह ने और इन्होंने सवाल पूछा है एसबीआई पे। एसबीआई के इनके पास 15 शेयर हैं, 794 रुपए की इनकी बाइंग है। स्नेहा बताइए 794 की बाइंग मैं कहूंगा कि बड़ी सेफ बाइंग है। जिस तरह का एसबीआई ने कंसोलिडेशन फेज बीच में देखा था, यहां से आपकी रणनीति क्या होगी, कितना समय देना चाहिए? जी एसबीआई काफी टाइम तक कंसोलिडेट किया है और इसके अगर हम ओवरऑल Q4 के नतीजे भी देखें तो नतीजे भी अच्छे थे। लोन ग्रोथ भी काफी हेल्दी था। तो ओवरऑल डिपॉजिट वगैरह इनकी काफी हेल्दी रही है। तो मेरी सलाह रहेगी कि आप इसे होल्ड करिए और यहाँ से एक अच्छा मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है की सलाह और यहां से बेहतर मोमेंटम आपको नजर आ सकता है। सुदीप कुमार गार्डन रीच पर तेजस राय जानना चाहते हैं। 2220 2220 ये इनके लेवल ऑफ बाइंग है गार्डन रीच पे और 10 महीने कह रहे हैं कि वो इसमें बने हुए हैं। 10 महीने से आगे के टारगेट जानना चाहते हैं। देखिए, गार्डन रीच की बात करें तो काफी आउट परफॉर्मर रहा है ये स्टॉक। लगातार स्टॉक एक रैली कर रहा है और जो रैली है वो भी काफी स्टीप है। करंटली थोड़ा सा साइडवेज कंसोलिडेशन कर रहा है स्टॉक, बट मुझे लग रहा है ये स्टॉक में बने रह सकते हैं। एक पोजिशनल व्यू लेना पड़ेगा इनको। 2250 का एक स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा। जब तक ये 2250 के ऊपर ट्रेड कर रहा है बायस पॉजिटिव है। और ऊपर में मुझे लग रहा है इसका जो प्रीवियस ऑल टाइम हाई लेवल था 2830 के करीबन वो टेस्ट हो सकता है। जुलाई 2024 में लेवल हिट हुआ था तो मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली ये लेवल फिर से रीटेस्ट हो सकता है। तो 2250 के स्टॉप लॉस से बने रह सकते हैं फॉर अ टारगेट ऑफ 2830 एंड टाइम होराइजन विल बी 1 to 2 months। ठीक है, तो ये है राय आपको मिलती हुई 2250 ये लेवल जरा ध्यान न रखिएगा। सत्य प्रकाश जी का सवाल लेते हैं। आईटी क्षेत्र का दिग्गज प्लेयर विप्रो, यहां पर इन्होंने खरीदारी की है। 245 की इनकी बाइंग है और 100 शेयर इनके पास हैं। बताइए क्या करना चाहिए स्नेहा विप्रो में? मुनाफे में तो हैं ये, लेकिन आगे आपको पोटेंशियल कितना दिख रहा है?
मेरी सलाह रहेगी कि इसमें वो प्रॉफिट बुक करके निकल जाए, क्योंकि ओवरऑल जो आउटलुक है वो काफी वीक है, और कंपनी ने जो गाइडेंस भी दी है फर्स्ट क्वार्टर के लिए बहुत ज्यादा encouraging नहीं है। थोड़ी सी कॉशियस कमेंट्री थी, एंड जो ओवरऑल जो यूएस में भी सिनेरियो है वहां पे भी थोड़ी अनसर्टेनिटी बनी हुई है, तो जो टेक स्पेंडिंग है उसे टाइम लगेगा पिकअप होने में। तो मैं सलाह करूंगी कि मौका लगे तो इससे निकल जाना बेटर रहेगा। निकल जाना आपके लिए बेहतर होगा, मौका लगे तो निकल जाइए। तो स्नेहा ये भी बता दीजिए कि विप्रो से निकल के कहाँ पे जो है वो मौके देखे जा सकते हैं। देखिए, अगर आईटी स्पेस में ही रहना है तो जो मिड कैप आईटी है, आप उनमें कोफोर्ज को एक एज एंट्री पॉइंट बना सकते हैं। कोफोर्ज की जो ओवरऑल डील विंस थी काफी स्ट्रांग है, तो उसे नेक्स्ट 2 to 3 years के लिए बहुत ही अच्छी रेवेन्यू विजिबिलिटी है। एंड एट द सेम टाइम कंपनी ने गाइडेंस भी काफी स्ट्रांग दिया है, तो उनकी जो ऑर्डर बुक है जो ऑलरेडी एग्जीक्यूशन मोड में है, तो उसे क्लैरिटी है कि आगे आने वाले समय में क्वार्टर आफ्टर क्वार्टर इनके नतीजे कंपैरेटिवली काफी बेटर आएंगे। तो रेजिलिएंट है इनका परफॉर्मेंस काफी, तो इसको आप देख सकते हैं 11,000 के टारगेट से। कोफोर्ज जो है वो आईटी पॉकेट में ज़्यादा बेहतर नज़र आ रहा है, 11,000 तक के लक्ष्य नज़र आ सकते हैं। मोहम्मद जावेद का सवाल लेते हैं सहारनपुर उत्तर प्रदेश से। एनबीसीसी के इन्होंने 200 शेयर लिए हैं, 113 रुपए के आसपास की इनकी खरीदारी है। पूछ रहे हैं कि यहां से तेजस क्या करना चाहिए। नजरिया नहीं बताया है, लेकिन मैं मान के चल रहा हूं शॉर्ट टू मीडियम टर्म का। देखिए, एमबीसीसी की बात करें तो स्टॉक का जो स्ट्रक्चर है काफी स्ट्रांग है। स्टॉक ने एक अच्छी खासी रैली दिखाई है रिसेंटली फ्रॉम द लेवल ऑफ 90, और रिसेंटली स्विंग हाई भी बना था 116 का। तो ऑलमोस्ट 30% स्टॉक चल चुका है। लेकिन एक हल्का सा कंसोलिडेशन हो सकता है, क्योंकि ये जो रैली हुई काफी स्टीप हुई है। तो एक साइडवेज या तो थोड़ा नॉर्मल पुलबैक भी आ सकता है स्टॉक में। ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर स्ट्रांग है, अगर डिप आता है तो खरीदारी कर सकते हैं, या तो फिर 106 के स्टॉप लॉस से बने रह सकते हैं। इसमें जो लक्ष्य बैठ के आ रहा है वो करीबन आ रहा है 121 का ऑन इमीडिएट बेसिस। तो ये है राय, बने रहने की सलाह, आपको ऊपर के लक्ष्य भी बता दिए गए। एक हमारी दर्शक हैं सनियारा परवीन, आसाम से इन्होंने सवाल पूछा है। गोलपारा एक जगह है, वहां से इन्होंने अपना सवाल पूछा है। सीजी पावर पे राय जानना चाहती हैं। कोई इन्होंने लेवल्स नहीं बताए हैं, तो सीजी पावर पे ज़रा बताइए स्नेहा, आपकी क्या राय बन रही है? इन लेवल्स पे कैसा लग रहा है आपको? जी देखिए, सीजी पावर अगर वो लंबे नजरिए से देख रही हैं तो सीजी पावर एक अच्छी कंपनी है। इनके नतीजे भी काफी ठीक ठाक आए थे। ओवरऑल अगर हम कंपनी की बात करें तो कंपनी के सारी सेगमेंट्स, इंडस्ट्रियल हो चाहे आपके पावर सेगमेंट हो, दोनों सेगमेंट में ही इन्होंने अच्छे नतीजे दिए। और ओवरऑल जो आउटलुक भी अगर हम देखें तो इन्होंने सेमीकंडक्टर स्पेस में भी इन्वेस्टमेंट्स किया है, जो कि कुछ आई थिंक नेक्स्ट ईयर या नेक्स्ट FY 27 में कमर्शलाइज हो जाएंगे। तो लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स काफी ब्राइट है, एंड मुरुगप्पा ग्रुप की बैकिंग होने से जो ऑलरेडी जो कंपनी में जो टर्न अराउंड होनी थी वो ऑलरेडी हो चुकी है। तो अब कंसिस्टेंटली कंपनी परफॉर्म कर रही है, तो लॉन्ग टर्म नजरिए से होल्ड कर सकते हैं। टर्म नजरिए से होल्ड करने की आपको सलाह सीजी पावर में। वृषांक पांडे हैं और इन्होंने पीरामल फार्मा में तेजस खरीदारी की है 210 के भाव पे। शॉर्ट टर्म का नजरिया है, बताइए। देखिए, पिरामल फार्मा का अगर हम बात करें तो स्टॉक एक डाउन ट्रेंड में चल रहा है। लोअर टॉप लोअर बॉटम के फॉर्मेशन है, और पिछले काफी दिनों से देखेंगे तो स्टॉक ने 200 दिन की मूविंग एवरेज भी तोड़ दी है। तो मेरे हिसाब से यहाँ से अगर कोई पुल बैक रैली है तो उसमें से स्टॉक में से निकल जाना ही बेहतर रहेगा। 213 215 के करीबन अगर स्टॉक आता है तो उसमें से एग्जिट लेना चाहिए। चलिए, तरुण हमारे एक दर्शक हैं दिल्ली से, इन्होंने सवाल पूछा है। बैंक ऑफ बड़ौदा इनके पास है। स्नेहा बताइए, 236 की इनकी बाइंग है, लेकिन नजरिया ये शॉर्ट टर्म का मांग रहे हैं। बताइए क्या राय बन रही है? देखिए, अगर शॉर्ट टर्म का नजरिया है तो फिर मेरी सलाह रहेगी कि निकल जाए, बिकॉज इनके अगर जो हम ओवरऑल नतीजे देखें तो थोड़े मिक्स ही थे। ओवरऑल जो एसेट क्वालिटी थी वो भी थोड़ी डिटोरिएट हुई। तो जब तक हमें एक क्लैरिटी नहीं मिले इन टर्म्स ऑफ कि
आपके आगे आने वाले दिनों में नतीजे अच्छे ही आएंगे, जैसे क्योंकि मार्जिन्स में भी प्रेशर हमने देखा, और जो ओवरऑल मैनेजमेंट का कॉन कॉल था उससे बहुत ज्यादा क्लैरिटी नहीं मिली कि मार्जिन्स यहाँ पे थम जाएंगे कि यहाँ से और डिटोरिएट करेंगे। तो मैं सलाह दूंगी कि बेटर है शॉर्ट टर्म नजरिए से अगर आप इसे देख रहे हैं तो इससे निकल जाइए, एक क्लैरिटी आने के बाद ही वापस री एंटर करिए। तो ये है राय, अब शॉर्ट टर्म के नज़रिए से निकल जाना बेहतर रहेगा। चलिए, इतने ही सवालों को हम शामिल कर पाएंगे, लेकिन YouTube पर आप अपने सवाल हम तक का पहुंचाते रहिए। हम कल आपके सवालों का जवाब देंगे जो आज आप सवाल पूछेंगे। अब बढ़ते हैं आगे और लेकर आते हैं VIP शेयर्स। तो सबसे पहले तेजस बता दीजिए कि आज आपके रडार पे कौन से स्टॉक हैं? तो आज का जो मेरा पहला पिक है वो ऑटो सेक्टर से, ऑटो एज ए सेक्टर हमें काफी अच्छा लग रहा है, तो महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड मेरी टॉप पिक है। ये स्टॉक ने एक लगातार रैली दिखा है ये रिसेंटली, और एक राइजिंग चैनल में ट्रेड कर रहा है। फ्लैग एंड पोल पैटर्न भी फॉर्म हुआ है डेली चार्ट पे, शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज इसके ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो करंट भाव पे या डिप में खरीदारी करिए महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड में। इसमें आपको स्टॉप लॉस लगाना है 2944 का। इसका पहला लक्ष्य रहेगा 3225 का, और दूसरा लक्ष्य रहेगा 3355 का। और दूसरा जो स्टॉक है वो बैंकिंग क्षेत्र से है। बैंकिंग एज अ सेक्टर भी हमें काफी अच्छा लग रहा है, काफी अच्छा कंसोलिडेशन हो गया है निफ्टी बैंक में, और हमें लग रहा है कि आने वाले दिनों में एक फ्रेश ब्रेकआउट भी आ सकता है निफ्टी बैंक में। तो मेरा जो पिक है वो है IDBI बैंक लिमिटेड। ये स्टॉक भी एक आउट परफॉर्मर रहा है रिसेंटली। स्टॉक ने एक फ्रेश ब्रेकआउट दिया है आज के सत्र में, और एक बुलिश एनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न भी फॉर्म हुई है। सो करंट भाव पे या डिप में खरीदारी करिए IDBI बैंक में। इसमें आपको स्टॉप लॉस लगाना है 89 का। पहला लक्ष्य रहेगा 101 का, और दूसरा लक्ष्य रहेगा 107 का। ठीक है, तो IDBI बैंक 101 और 107 लक्ष्यों के लिए, M&M 3225 और 3355 दो लक्ष्य आपके सामने तेजस ने रखे। स्नेहा बताइए, आपकी कॉल कौन सी है? मेरी पहली पिक है डिक्सन टेक्नोलॉजी। आज स्टॉक में हमने ऑलमोस्ट 6% की गिरावट जरूर देखी है, बिकॉज रिजल्ट्स में वन टाइम एक्सेप्शनल इनकम था। बट अगर हम उसको साइड में रख दें फिर भी नतीजे काफी अच्छे थे, और आगे आने वाले दिनों में कंपनी ने जो गाइडेंस दी है उसमें मोबाइल और EMS सेगमेंट में काफी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। अगर हम ओवरऑल कंपनी की रणनीति को देखें तो ये पार्टनरशिप्स अक्रॉस सेगमेंट्स कर रहे अपने ओवरऑल वॉल्यूम को एंड फ्यूचर प्रॉफिटेबिलिटी को बूस्ट करने के लिए। इसमें हम अभी भी एक्सपेक्ट करते हैं कि अराउंड 40-50% अर्निंग्स ग्रोथ हमें देखने को मिल सकता है ओवर नेक्स्ट 2 to 3 years। तो इस फॉल का फायदा उठा के हमें इसे अक्यूमुलेट करना चाहिए, और इसमें मेरी टारगेट प्राइस रहेगी 25,500 की। मेरी दूसरी पिक है डिवीज टेक्नोलॉजी। सो डिवीज ने काफी अच्छे नतीजे दिए, और अगर हम ओवरऑल ग्रोथ की बात करें तो कंपनी ने गाइडेंस भी काफी स्ट्रॉन्ग दिया है। डबल डिजिट रेवेन्यू ग्रोथ की कंपनी ने बात की है। अगर इनके ओवरऑल पाइपलाइन देखें तो काफी स्ट्रॉन्ग पाइपलाइन है, और पेप्टाइड स्पेस में इनकी कैपेबिलिटीज काफी अच्छी है। तो इनकी प्रोडक्ट पाइपलाइन को नजर में रखते हुए और ओवरऑल ऑपरेशनल एफिशिएंसीज को नजर में रखते हुए डिवीज हम शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से अक्यूमुलेट कर सकते हैं। इसमें टारगेट प्राइस 7,500 का। ठीक है, चलिए, तो डिवीज लैब और इसके साथ डिक्सन टेक का ये इस वक्त नजर आता हुआ, और लक्ष्य जो है डिक्सन टेक में 20,500 और डिवीज में 7,500 के। शुक्रिया करेंगे स्नेहा, शुक्रिया करेंगे तेजस, आप दोनों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए और निवेशकों का मार्गदर्शन करने के लिए। फिलहाल मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत, और आप देखते रहिए ET नाउ स्वदेश। नमस्कार।